Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. We are studying neuroanatomy from Snell और आज हम करेंगे chapter number 10 which deals with the concepts of basal nuclei या they are also called basal ganglia. So it's pretty important stuff. हम आहिस्ता आहिस्ता we are accumulating different chapters. हमने structure of cerebrum कर लिया, cerebellum कर लिया, thalamus, hypothalamus. Now the concept of basal ganglia. The basal nuclei play an important role in the control of posture and voluntary movement. So ये दो काम हैं इन बेसल गैंग्लिया के जो भी हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एक तो ये कि पॉस्चर की मेंटेनेंस यानी जो हम खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, टांग पे टांग रखे, सो ये पॉस्चरल मूवमेंट्स हैं जो भी हम जिस भी पॉस्चर में होते हैं, चाहे लेटे हैं चाहे बैठे हैं, उस पॉस्चर की मेंटेनेंस और वॉलंटरी मूवमेंट यानी जब आप चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये सारी वो मूवमेंट्स हैं जिसमें आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. सो ऑल दिस वॉलंटरी मूवमेंट, इनमें इंपॉर्टेंट रोल है बेसल न्यूक्लियाई का. अभी हम देखते हैं वो किस तरह से ये काम करते हैं. अनलाइक मैनी अदर, ये अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है बेसल न्यूक्लियाई के हवाले से. अनलाइक मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम concerned with motor control, the basal nuclei have no direct input और इवन आउटपुट कनेक्शंस विद द स्पाइनल कॉर्ड. देखो आप अगर मेरी दूसरी न्यूरो एनाटॉमी की वीडियोस देखेंगे तो मैंने बार बार ये जिक्र किया है. जब मैं थैलेमस की बात कर रहा था तो थैलेमस में हमने बार बार बात की थी कि ये ब्रेन के तमाम पार्ट्स के साथ कनेक्टेड है, असेंडिंग ट्रैक के साथ, डिसेंडिंग ट्रैक के साथ, इधर उधर हर जगह कनेक्टेड है. लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेसल न्यूक्लियाई हैं या जो बेसल गैंग्लिया हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड. इनका कोई वास्ता डायरेक्टली असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स के साथ नहीं है. They are actually connected with the higher centers जो मोटर कॉर्टेक्स है आपके सेरिब्रम का, उसके साथ तो इनका कनेक्शन है, लेकिन डिसेंडिंग या असेंडिंग पाथवेज के साथ यानी वो तमाम पाथवेज जिनका स्पाइनल कॉर्ड के साथ ताल्लुक है, इस बेसल गैंग्लिया का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है. अच्छा, नाउ वी हैव टू मास्टर सम टर्मिनोलॉजीज. द टर्म बेसल न्यूक्लियाई इज अप्लाइड टू अ कलेक्शन ऑफ masses of gray matter situated within each cerebral hemisphere. यानी पूरे cerebral hemisphere के अंदर हमारे पास दो cerebral hemisphere है ना, राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड पे है. तो दोनों cerebral hemisphere के अंदर there are some areas of collection of gray matter और वो एरियाज कहलाते हैं बेसल न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है. सो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिकैप कर देता हूं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये चीज़ मुझसे पूछ भी रहे होते हैं कि न्यूक्लियाई बेसिकली क्या है. देखो बात ये है कि आपका जो न्यूरॉन है उसमें देयर इज़ अ सेल बॉडी एंड देन देयर इज़ एन एक्सॉन. सो अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ एक जगह ऐसे जमा हो जाएं और उनके एक्सॉन ज़ाहिर उस तरफ निकल रहे होंगे, तो जब ये सेल बॉडीज़ जब जमा हो जाएंगी, इस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाई. क्या नाम दिया जाता है इसको? न्यूक्लियाई. सो दिस इज़ व्हाट अ न्यूक्लियस इज़ इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो दे आर कॉर्पस. बेसल गैंग्लिया में क्या क्या नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए जो शामिल हैं? वो हैं नंबर 1 कॉर्पस स्ट्राइएटम. सो बेसल गैंग्लिया के कंपोनेंट्स बता रहा हूं अब आपको. पहला कॉर्पस स्ट्राइएटम, नंबर 2 एमिग्डलोइड न्यूक्लियस एंड नंबर 3 क्लोस्ट्रम. ये तीन चीज़ें आपको, ये कॉन्सेप्ट इनके अच्छी तरह से समझने हैं बिकॉज ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या चीज़? बेसल न्यूक्लियाई. क्या क्या तीन चीज़ें हैं? कॉर्पस स्ट्राइएटम, amygdaloid nucleus and claustrum. ठीक है. अच्छा, clinicians and neuroscientists use a variety of different terminologies to describe basal nuclei. A summary is also given in table 10.1. इस पूरे टेबल में different structures और उनसे associated नाम बताए गए हैं. It's actually an easy table to understand. basal nucleus के कनेक्शन में जो जो न्यूक्लियस स्टडी किए जाते हैं उन सब के नाम यहाँ लिखे हैं. amygdaloid nucleus, caudate plus putamen, caudate nucleus plus lentiform, क्लास्ट्रम, ग्लोबस पैलिडस. ये सब बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और अल्टीमेटली ये तीन चीज़ें बनाते हैं. पहली चीज़ होती है इनमें कॉर्पस स्ट्राइएटम. यानी अभी हम आगे पढ़ेंगे जब कॉर्पस स्ट्राइएटम तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस शामिल हैं. सो वी विल स्टडी कि ये कॉर्डेट न्यूक्लियस किस तरह इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम. तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली या तो कॉर्पस स्ट्राइएटम का पार्ट हैं या एमिग्डलोइड न्यूक्लियस का पार्ट है या क्लास्ट्रम का पार्ट है. सो दीज नेम्स यू शुड रिमेंबर. ओके.
राइट अब मैंने आपको बताया कि तीन चीज़ें हैं बेसल गैंग्लिया में, और वो तीन चीज़ें हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे कि वो एक्चुअली हैं क्या, और फिर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका काम क्या है। काम एक्चुअली बेसल गैंग्लिया का बहुत अच्छे से पता भी नहीं है, सो वी डोंट एग्जैक्टली नो। एक तो मैं जब ये न्यूरो एनाटमी पढ़ा रहा होता हूँ तो बार बार ये जिक्र आता है कि वी डोंट एग्जैक्टली नो द फंक्शन, हमें फंक्शन अच्छे से मालूम नहीं है, एंड दैट्स द ट्रूथ। लेकिन टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है कि वी डोंट नो द फंक्शन। कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कि एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। जो चीज़ें ऑलरेडी पता हैं कम से कम वो आपको भी पता होनी चाहिए, और जो हमें पता है वो ये कि देयर आर कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, उनके नाम क्या है, वो तीन हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम है, एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस है, और क्लोस्ट्रम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ द कॉर्पस स्ट्राइएटम। जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट लेटरल टू द थैलेमस and is almost completely divided by a band of nerve fibers, और उस band of nerve fibers को नाम देते हैं internal capsule। अभी डायग्राम पे दिखाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। और उस internal capsule की वजह से जो corpus striatum है it is divided into caudate nucleus and lentiform nucleus। So let me show you a diagram, this one for example। So here you see these are the thalami। ये एक thalamus है एक साइड का, ये दूसरे साइड का thalamus है, and lateral to the thalamus is the corpus striatum। और अगर corpus striatum यहाँ जो बात अभी हमने की थी internal capsule वाली, so if we look at the corpus striatum, this area here you see the internal capsule। so these white things, ये वाला जो white structure है ये सारे का सारा actually this is all the internal capsule। so इसमें we have this which is called the anterior limb of the internal capsule, this is the posterior limb of the internal capsule, this is the genu of the internal capsule। तो ये जो सारी मैंने black line draw की है these are nerve fibers which are called internal capsule। so ये जो internal capsule का concept था ये आपको पता लग गया कि कहाँ है internal capsule। अब internal capsule divide करता है corpus striatum को into caudate nucleus and lentiform nucleus। so again if we go back to this diagram we need to understand कि किस तरह ये caudate nucleus मुख्तलिफ चीज़ों में internal capsule जो है किस तरह इसको divide कर रहा है। so there is one nucleus above the anterior limb of the internal capsule, this area, this is known as the caudate nucleus। actually इसका head है caudate nucleus का। and then we also need to know that the other division that we get by the internal capsule is the lentiform nucleus। here is the lentiform nucleus, this complete structure। और फिर ये lentiform capsule के फिर different components हैं। there is the most lateral part which is called putamen, and then there is a relatively medial part जो internal capsule के बिल्कुल साथ है, this is called globus pallidus, and both of them combined together are called lentiform nucleus। so अब इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ें। the corpus striatum is situated lateral to the thalamus। यहीं रुक जाएं, अब इस डायग्राम को देखें, ये बात समझ में आ रही है। you know where is striatum है किधर ये, this is all the area and it is present lateral to the thalamus। देखें ये thalamus है ना, तो it is present on this area lateral to the thalamus। medial तो इसके कुछ और है, there will be you know cavities of the brain and third ventricle and the fourth ventricle, but यहाँ जो लेटरल साइड पे स्ट्रक्चर है हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो पहली लाइन समझ में आ गई कि कॉर्पस स्ट्राइएटम इज प्रेजेंट लेटरल, दिस इज क्लियर। सेकंड लाइन सुनिए, एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स, और उस बैंड का नाम क्या है, इंटरनल कैप्सूल। और इंटरनल कैप्सूल इस पूरे कॉर्पस स्ट्राइएटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो दो पार्ट्स क्या हैं, कॉडेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो अब आइए दोबारा इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझ लीजिए। दिस इज द इंटरनल कैप्सूल, ये इंटरनल कैप्सूल डिवाइड कर रहा है इस पूरे कॉर्पस स्ट्राइएटम को इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट थिंग इज द कॉडेट न्यूक्लियस, द अदर थिंग इज द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के फिर दो पार्ट्स हैं। द मोस्ट लेटरल वन इज नोन एज दिस वन इज नोन एज द putamen and the medial one is known as the globus pallidus। ठीक है, so internal capsule dividing the corpus striatum, so this bit is the corpus striatum basically। okay, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ओके, आगे चलते हैं। द टर्म स्ट्राइएटम इज बेसिकली यूज्ड हियर बिकॉज ऑफ द स्ट्राइएटेड अपीयरेंस
produced by the strands of gray matter passing through the internal capsule and connecting the caudate nucleus to the putamen of the lentiform nucleus. So basically यहाँ पे ये बीच में internal capsule है, लेकिन इस internal capsule से caudate nucleus से निकल के fibers आते हैं putamen तक. So this sort of connection is there. अब ये जो connection है, the connection is of gray matter and बीच में ये जो सारा internal capsule है, this is of white matter. तो इसकी जो appearance है white और grey का combination नजर आती है माइक्रोस्कोप में, and this is what is known as striated appearance. जैसे जब skeletal muscle को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पे contractile element यूँ दिखता है माइक्रोस्कोप पर, इस contractile element को हम कहते हैं striation. बिल्कुल ऐसे ही इस एरिया में there is striation visible between the white and the gray matter. Okay, so you got the point of corpus striatum. समझ में आ गई बात. अब इसके देखें मैंने कौन कौन से न्यूक्लियस बताए. There is one nucleus, the caudate nucleus, the other nucleus is the lentiform nucleus. तो अब इन दोनों की डिटेल्स दी हैं. ये दो न्यूक्लियस मिलकर क्या कहलाते हैं? corpus striatum. अब caudate nucleus जो है, it's a large C-shaped mass of gray matter that is closely related to the lateral ventricle and lies lateral to the thalamus. The lateral surface of the nucleus is related to the internal capsule. So if you look at the diagram here, we are talking about द caudate न्यूक्लियस. और ये अगर caudate न्यूक्लियस का हेड है तो इसका जो लेटरल पार्ट है देखें, इट इज रिलेटेड विद द इंटरनल कैप्सूल, ऐसे ही है ना, एंड इट इज प्रेजेंट लेटरल टू द थैलेमस. ये थैलेमस है तो उससे लेटरल मौजूद है ये. तो आप एनाटॉमी पढ़ने का तरीका यही है कि आप टेक्स्ट पढ़ते जाएं, डायग्राम देखते जाएं. फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्शन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अ हेड, अ बॉडी एंड अ टेल. तो यहाँ पे नजर भी आ रहा है, मैंने आपको कई दफ़ा ये बात बताई कि दिस इज़ दी हेड फॉर एग्जाम्पल ऑफ द caudate nucleus and then towards the bottom will be the tail of the caudate nucleus, but that is for the description purpose only, otherwise ये काफ़ी overlapping parts होते हैं. The head of the caudate nucleus is large and rounded and form the lateral wall of the anterior horn of the lateral ventricle. Well, ये सारी डिटेल एंड तक याद रहती भी नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं. The head is continuous inferiorly with the putamen of the lentiform nucleus. Just superior to this point of union, the strands of gray matter pass through the internal capsule. और ये जो passing of strands है, इसकी वजह ही से इसमें striations होती हैं और इसका नाम corpus striatum पड़ा है. फिर there is a body of caudate nucleus which is long and narrow and is continuous with the head region with the interventricular foramen. The body of the caudate nucleus forms part of the floor of the body of the lateral ventricle. ये सारी details याद नहीं रहेंगी आपको और ये इतनी important है भी नहीं याद रखना. The tail of the caudate nucleus is long and cylinder and is continuous with the body in the region of the posterior end of the thalamus. It follows the contour of the lateral ventricle. Well, this is all unnecessary. It terminates anteriorly in the amygdaloid nucleus. Okay, well that was something. इस अगर lateral view से देखें इस diagram पे तो ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, head, body और tail. लेकिन if you look at this lateral view, so इसमें एक cerebral hemisphere remove कर दिया है. Now you can see here we have the lentiform nucleus. ये है देखें आप caudate nucleus. So there is head of caudate nucleus. ये head है. It then continues as the body of the caudate nucleus and then ultimately we get the tail of the caudate nucleus. और जो tail है it is continuous with the amygdaloid nucleus. So ये आपको यहाँ पे caudate nucleus lateral view में इसके ये तीनों parts नजर आ रहे हैं. ठीक है, हम पढ़ रहे हैं corpus striatum. उससे पहले हम पढ़ रहे हैं बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया में तीन स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम, एमिग्डलॉइड न्यूक्लियस एंड क्लोस्ट्रम. इनमें से हम पहला स्टडी कर रहे हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम. कॉर्पस स्ट्राइएटम में देयर इज अ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द अदर वन इज नोन एज द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. कॉर्डेट न्यूक्लियस हमने स्टडी कर लिया. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. इट इज अ वेज शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर whose broad convex base is directed laterally and well this is unnecessary. It is buried deep in the white matter. Okay. The lentiform nucleus is related laterally to the thin sheet of white matter, the external capsule which separates it from the thin sheet of gray matter which is called the claustrum. This is then visible in this diagram. So if you look at this diagram, here we have this lentiform nucleus और इस lentiform nucleus के lateral side पे this is the white sheet matter और ये external capsule है. This area is the external capsule. इससे further lateral जाएं तो gray matter की एक sheet आती है, this is called claustrum. So थैलेमस होगा, थैलेमस से लेटरल चलें तो ये इंटरनल कैप्सूल है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, उसके बाद एक्सटर्नल कैप्सूल
कैप्सूल है इंटरनल कैप्सूल, फिर एक्सटर्नल कैप्सूल। यानी ये जो पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ये दोनों तरफ एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि बेसिकली वाइट मैटर से बना हुआ है, न्यूरॉन के फाइबर्स हैं। मीडियल साइड ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पर इंटरनल कैप्सूल है, लेटरल साइड ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पर एक्सटर्नल कैप्सूल है, एंड लेटरल टू द एक्सटर्नल कैप्सूल इज द ग्रे मैटर शीट विच इज नोन एज क्लोस्ट्रम। ठीक है, तो ये सब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की डिटेल्स हैं। अ वर्टिकल प्लेट ऑफ व्हाइट मैटर डिवाइड्स द न्यूक्लियस इनटू अ लार्जर डार्कर lateral portion which is called putamen and the inner portion which is called globus pallidus. So you can see here in the diagram it is actually divided into two different parts. एक part जो lateral side पे है that is known as the putamen, और ये जो अंदर वाला है यहाँ पे medial side वाला this is called globus pallidus. Okay, ये दोनों parts हैं lentiform nucleus के. The paleness of the globus pallidus is due to the presence of high concentration of myelinated nerve fiber. Myelin होगा तो इसका कलर whitish होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए पेल नजर आएगा. Inferiorly at its anterior end, the putamen is continuous with the head of the caudate nucleus. अब ये इस डायग्राम में आपको शायद दिख जाए कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वेल नॉट इवन एक्चुअली इस डायग्राम में भी इतना क्लियर नहीं है, सो नॉट ऑन दिस एंगल एज वेल, बट एनीवेज सो अब तक देखें बात क्या कर रहे हैं, आपको ना ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से हिलना नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट बेसल गैंग्लिया, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बेसल गैंग्लिया वी मीन थ्री थिंग्स. नंबर वन, वी मीन कॉर्पस स्ट्राइएटम. नंबर टू, ये वाला देखें पैराग्राफ आपको भूलना नहीं है. नंबर टू इज एमेग्डलोइड न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज नंबर थ्री? एमेग्डलोइड न्यूक्लियस के बाद द नंबर थ्री इज क्लोस्ट्रम. ये तीन चीजें आपको याद रखनी है. दिस इज नंबर थ्री एंड दे टुगेदर आर टर्म्ड एज बेसल गैंग्लिया. फिर हम कॉर्पस स्ट्राइएटम की बात कर रहे थे, इसमें दो न्यूक्लियाए हैं, एक कॉडेट न्यूक्लियस है और दूसरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है. इनकी डिटेल्स हमने कर ली. ठीक है, सो फार सो गुड. अब हमें क्या बात करनी चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग? अगर इस फ्लो चार्ट को देखें, नंबर वन इज डन, कॉर्पस स्ट्राइएटम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर टू, व्हिच इज द एमेग्डलोइड न्यूक्लियस. सो द एमेग्डलोइड न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द टेम्पोरल लोब क्लोज टू द उनकस. The amygdaloid nucleus is considered to be part of the limbic system, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इस पे मेरी वीडियो मौजूद है, वहां ये डिस्कस किया था हमने. Through its connection, it can influence the body's response to environmental changes. In the sense of fear, for example, it can change the heart rate, the blood pressure, skin color, and rate of respiration. So if you look at this diagram, this is the amygdaloid nucleus, which is in close connection not only with the caudate nucleus but also with the whole limbic system. ठीक है, so ये amygdaloid nucleus जो कि limbic system के साथ attached है और उसके functions यहाँ हमने अभी डिस्कस किए. अच्छा, फिर तीसरा पार्ट जो टेक्निकली है बेसल गैंग्लिया का, वो क्लोस्ट्रम है. लेकिन क्लोस्ट्रम पे बात करने से पहले लेट्स हैव अ फ्यू वर्ड्स अबाउट सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियाई. सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ होता है? इन द मिड ब्रेन, एंड द सबथैलेमिक न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डायनसेफ्लॉन. दे आर फंक्शनली वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई. और वो एक्टिविटीज क्या है? पोस्चुरल कंट्रोल एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स. ठीक है, द न्यूरॉन्स ऑफ द सब्सटेंशिया nigra are dopaminergic and inhibitory and have many connections to the corpus striatum. So substantia nigra is connected with corpus striatum. The neurons of subthalamic nuclei are glutaminergic and excitatory. So ये important point है कि substantia nigra के जो neurons हैं they are dopaminergic and they are inhibitory, जबकि जो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई हैं they are excitatory and they are glutaminergic. ग्लूटामिन उनका न्यूरोट्रांसमीटर है. And they also have connections with globus pallidus and substantia nigra. The point is कि subthalamic nuclei और substantia nigra mid brain के nuclei they are connected with the basal ganglia. अब तीसरा point जो basal ganglia का है that is the claustrum. क्लोस्ट्रम भी ग्रे मैटर है, क्योंकि यही पॉइंट है, सारे न्यूक्लियाई एक्चुअली ग्रे मैटर ही होते हैं ना. सो हम बेसल न्यूक्लियाई पढ़ रहे हैं तो क्लोस्ट्रम हैज टू बी ग्रे मैटर. इट इज ग्रे मैटर बट इट्स अ थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेटरल सरफेस ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बाय एक्सटर्नल कैप्सूल. देखो ये काफ़ी हैवी और काफ़ी रिच किस्म की लाइन है. ये तभी समझ में आएगी जब आप मेरे साथ पूरे एसेंस के साथ न्यूरोएनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं. लाइन को दोबारा पढ़ें. क्लोस्ट्रम इज अ थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर and it is separated from the lateral surface of the lentiform nucleus by the internal capsule. अब ये जरा डायग्राम पे देखें, ये बात समझ में भी आ रही है या नहीं? So let us have a look. Where is the
there. So you see this thin sheet of gray matter is the claustrum. मैं अगर black line draw करूँ तो ये claustrum है. It's a thin sheet of gray matter. ठीक है. Now it is separated by the ये lateral surface होगी ना, ये पूरा lentiform nucleus है. तो ये lentiform surface की ये होगी lateral surface, ये जो मैंने red color से बनाई है. So the claustrum is separated by the from the lateral surface of the lentiform nucleus by an intervening structure. और वो intervening structure क्या है? The intervening structure is this one and this is the external capsule. तो अब ये लाइन समझ में आ रही है कि the claustrum, which is this, is separated from the lateral surface of the lentiform nucleus, which is this, by the external capsule, which is this. तो अब दोबारा ये लाइन पढ़ो जरा. It is separated from the lateral surface of the lentiform nucleus by the external capsule. ठीक है ना. तो ये ब्यूटी ऑफ द न्यूरोएनाटॉमी, कि आपको अगर लाइन समझ में सही से आ रही है तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा. Lateral to the claustrum is the subcortical white matter of insula. The function of the claustrum is unknown, and this is true for a lot of structures in the nervous system. So this बहरहाल is the colostrum area, जो आपको पता होना चाहिए, is a thin sheet of gray matter. क्या काम करता है exactly नहीं पता. ठीक है. अच्छा, बहुत कम इंफॉर्मेशन है अबाउट द कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर्स विद दैट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. बहुत ज़्यादा हमें डिटेल्स पता नहीं है, बट जितनी पता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ऑब्वियसली ये जो बेसल गैंग्लिया है, जिसमें तीन चीज़ें हैं. कॉर्पस स्ट्राइएटम है, देयर इज एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, एंड देन देयर इज क्लॉस्ट्रम. इन तीन चीज़ों की तरफ जो फाइबर आ रहे होंगे फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, दीज आर व्हाट वी विल call them as afferent fibers. और इनसे निकल के जो फाइबर जा रहे होंगे to other parts of the brain, they will be known as the efferent fibers. ये तो सिंपल प्रिंसिपल है, और ये बात आपको मालूम है कि afferent fibers वो होते हैं जो किसी स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, और efferent fibers वो होते हैं जो किसी एक स्ट्रक्चर से निकल के किसी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं. So let's talk about कि कॉर्पस स्ट्राइएटम के एफरेंट फाइबर्स कौन से हैं. फिर हम बात करेंगे कि कॉर्पस स्ट्राइएटम के इफरेंट फाइबर्स कौन से हैं. सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट. नाउ कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द प्यूटामेन. अब ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है और प्यूटामेन, ये दोनों किस चीज के पार्ट हैं? दे आर बोथ पार्ट ऑफ कॉर्पस स्ट्राइएटम. ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. They are the main sites for receiving input to the basal ganglia. यानी बेसल गैंग्लिया में टोटल स्ट्रक्चर्स कितने हैं अगर मैं आपसे पूछूं? सो तीन स्ट्रक्चर्स है ना. पहला स्ट्रक्चर है जिसको हमने नाम दिया था कॉर्पस स्ट्राइएटम. दूसरा स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दिया था एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, और तीसरा स्ट्रक्चर था जिसको हमने नाम दिया था क्लॉस्ट्रम. तो ये तीन चीजें मिलकर बना रही थी बेसल गैंग्लिया. अब जो कॉर्पस स्ट्राइएटम था, इसके फिर दो पार्ट्स थे. इसके दो पार्ट्स कौन कौन से थे? कॉर्पस स्ट्राइएटम के दो पार्ट्स थे, कॉर्डेट न्यूक्लियस और दूसरे का नाम था लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. अब यहां जब ये लाइन लिखते हैं कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, सो प्यूटामेन बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट है. तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का जो लेटरल पार्ट था प्यूटामेन, दीज आर द मेन साइट्स जहां पे इनपुट आता है, यानी afferent fibers आते हैं. So afferent fibers of the basal ganglia, these two regions. ये important information है, ये आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, globus pallidus जो है, it is the major site for output. तो अगर इस डायग्राम में हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि where is the major input to the corpus striatum and where is the major output. So जो major input fibers हैं, they are coming to number one the caudate nucleus and number two to the putamen. So this is the input afferent fibers. ये होंगे afferent fibers. ठीक है. और efferent fiber कहाँ से निकल के जा रहे हैं? They are going out from the globus pallidus. So globus pallidus is the site for efferent fibers, and these two, number one the head of caudate nucleus, and actually the all of the caudate nucleus, head, body or tail, and the putamen. तो afferent fibers इन दोनों में आएंगे और efferent fibers निकलेंगे from the globus pallidus. So that's very important information that you should know. Now स्पाइनल कॉर्ड से कॉर्पस स्ट्राइएटम का या बेसल न्यूक्लियाई का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ. कॉर्पस स्ट्राइएटम के कौन कौन से afferent फाइबर्स हैं, जो आपको अब इतना पता लग गया कि afferent फाइबर्स कहाँ आते हैं. दे कम टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द प्यूटामेन. अब कौन कौन से हैं जरा देखते हैं. दे इंक्लूड कॉर्टिको स्ट्राइएट, मतलब ये कॉर्टेक्स से आएंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से.
थैलेमोस्ट्राइएट, ये थैलेमस से आएंगे जाहिर है, और कॉर्पस स्ट्राइएटम की तरफ आएंगे, इसीलिए थैलेमोस्ट्राइएट। देन नाइग्रोस्ट्राइएटल, नाइग्रो फ्रॉम द सबस्टेंशिया नाइग्रा, यानी ये मिड ब्रेन से आएंगे। देन द ब्रेन स्टेम स्ट्राइएटल, ये ब्रेन स्टेम से आएंगे। सो इन तमाम जगहों से कॉर्पस स्ट्राइएटम की तरफ फाइबर्स आ रहे हैं। सो कॉर्टिको स्ट्राइएट फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ये फाइबर्स आएंगे टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस इन द प्यूटरमेन। ईच पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोजेक्ट्स टू अ स्पेसिफिक part of the caudate putamen complex. Most of the projections are from the cortex of the same side, and मतलब right side का right side के corpus striatum में, left side का left side के corpus striatum में. The largest input is from the sensory motor cortex area. Glutamate is the main neurotransmitter in these fibers, so it's a very rich information for you to remember for your examination purposes. ठीक है? So what we are looking here is this is the corpus striatum, ये caudate nucleus है, और caudate nucleus के अलावा दूसरे जो parts यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सो दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एंड यू कैन सी दैट कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे हैं टू द कॉर्डेट, एंड कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे हैं टू द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और प्यूटरमेन की तरफ। इन फाइबर्स को जो कॉर्टेक्स से कॉर्पस स्ट्राइएटम की तरफ आ रहे हैं, यानी ये भी कॉर्पस स्ट्राइएटम है जाहिर है, और ये भी कॉर्पस स्ट्राइएटम है, इनको मिलाकर एक्चुअली कॉर्पस स्ट्राइएटम का नाम देते हैं। इनको किनको? कॉर्डेट न्यूक्लियस को और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को, और यहाँ फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम दी कॉर्टेक्स। देयरफॉर द फाइबर्स, द पाथवेज आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्ट्राइएट पाथवे। और ये जो कॉर्टिकोस्ट्राइएट पाथवे है, दीज पाथवेज आर बेसिकली मीडिएटेड बाय ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ये पाथवे आपको याद होना चाहिए। देन देयर इज थैलेमोस्ट्राइएट, तो ये जाहिर है थैलेमस से निकलेंगे, or they will also go towards the caudate and the putamen. Nigro from the substantia nigra towards the corpus striatum, and they are supposed to be inhibitory. 100% इनका भी काम नहीं पता. Inhibitory to the function of the corpus striatum. Then there are incoming fibers from the brain stem, ascending fibers from the brain stem in the caudate nucleus and the putamen, and liberate the serotonin here. Their terminals are as the neurotransmitter. So serotonin is the neurotransmitter here. These fibers are thought to inhibit the function of corpus striatum. तो ये सारे आपको फाइबर्स के नाम पता होने चाहिए, जिसके न्यूरोट्रांसमीटर्स पता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए आफ्रेंट फाइबर्स। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम से इंफॉर्मेशन निकलती क्या है? व्हाट आर द इफरेंट आउटगोइंग फाइबर्स? एंड द इफरेंट फाइबर्स इंक्लूड striatopalliidal fibers and striatonigral fibers. So the striatopalliidal fibers हैं, they pass from the caudate nucleus and the putamen to the globus pallidus. They have GABA as their neurotransmitter, जबकि जो striatonigral pathway है ये ज़ाहिर substantia nigra की तरफ जाएगा। They इनमें some of them use GABA as their neurotransmitter, or some may also use acetylcholine or even substance P as their neurotransmitter. अच्छा, फिर ग्लोबस पैलिडस से निकल के कौन कौन से अफरेंट फाइबर्स हैं? हमने अभी तक जो बात की थी वो अफरेंट फाइबर्स थे कॉर्डेट और प्यूटरमेन के, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबस पैलिडस, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बाय द वे। इसमें भी स्ट्राइएटोपैलिडल पाथवेज हैं, यानी फ्रॉम द कॉर्पस स्ट्राइएटम इनटू ये सेम वाला पाथवे स्ट्राइएटोपैलिडल। ये कॉर्पस, ये देखो ये जबरदस्त चीज है यार, ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा लेता हूँ क्योंकि सुनने वाली बात है। देखो यहाँ पे है कॉर्पस स्ट्राइएटम, ठीक है, और इस तरफ मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ ग्लोबस पैलिडस की। ग्लोबस पैलिडस भी बेसिकली इस वन पार्ट ऑफ द कॉर्पस स्ट्राइएटम, लेकिन इसको अलग इसलिए किया है क्योंकि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और यहाँ हमने ग्लोबस पैलिडस को अलग किया है। तो वो फाइबर्स जो कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म से निकल के ग्लोबस पैलिडस की तरफ जा रहे हैं, ये वाले फाइबर्स कहलाते हैं स्ट्राइएटोपैलिडल फाइबर। अब ये जो स्ट्राइएटोपैलिडल फाइबर है ये ग्लोबस पैलिडस के लिए तो आफ्रेंट है क्योंकि ये ग्लोबस पैलिडस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन ये कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म के लिए इफरेंट है क्योंकि यहां से निकल के जा रहे हैं। सो सेम फाइबर है, यहां इफरेंट में लिखा हुआ है और यहां ग्लोबस पैलिडस के लिए आफ्रेंट में लिखा हुआ है। समझ में आती है बात? अच्छा, ग्लोबस पैलिडस के इफरेंट फाइबर्स, यानी अब ग्लोबस पैलिडस से निकल के इंफॉर्मेशन कहां कहां जाती है? सो इट गोज टू डिफरेंट पार्ट्स, टू द थैलेमिक न्यूक्लियाई, इट गोज टू सबथैलेमस, इट गोज टू मिड ब्रेन, इट goes to subthalamic nuclei, and they have then different names: ansa lenticularis, fascicularis,
lenticularis, pallidо, tegmental fibers. So remember this. This is all very good information for you. अब very little is known about the function of the basal nuclei. Structure मैंने आपको बता दिया. अब function की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. The basal nuclei are joined together and connected with many different regions of the nervous system by a complex number of neurons, and the functions, to be honest, मुझसे आप पूछें इनका बिल्कुल clearly 100% पता नहीं है. However, basically the corpus striatum receive afferent information from most of the cerebral cortex. अभी हमने देखा था ना striatal pathway. So they are connected with the cortex. There is also reported connection with the thalamus and the subthalamus and the brainstem, including the substantia nigra. So basically, because the basal nuclei are connected to very important parts of the central nervous system, they obviously can be expected to be doing very important functions. The information which is coming from all these parts that I just mentioned, cortex, thalamus, subthalamus, brainstem, substantia nigra, ये सारी information brain कि इस पार्ट में विच इज कॉल्ड द बेसल गैंग्लिया, इसमें प्रोसेस होती है और दोबारा इन्हीं पार्ट्स पर वापस चली जाती है. सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ प्रोसेसिंग सेंटर. दैट्स व्हाट न्यूरो फिजिसिस्ट बिलीव. ओके, द एक्टिविटी ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई इज इनिशिएटेड बाय इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द प्री मोटर एंड सप्लीमेंटल एरियाज ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स, द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, द थैलेमस एंड द ब्रेन स्टेम. सो अगर ये कॉर्पस स्ट्राइएटम है या ये बेसल गैंग्लिया है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ से स्टोरी शुरू होती है और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है. एग्जैक्टली क्या, वी डोंट नो. द आउटफ्लो फ्रॉम द बेसल न्यूक्लियाई इज चैनल्ड थ्रू ग्लोबस पैलिडस व्हिच देन इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटीज ऑफ द मोटर एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो यहां इंफॉर्मेशन आती है, प्रोसेस होती है और यहां से ग्लोबस पैलिडस से इंफॉर्मेशन निकल के दोबारा उन्हीं एरियाज पर जाती है टू अफेक्ट देयर जॉब. बेसिकली द वॉलंटरी मूवमेंट एंड लर्निंग ऑफ मोटर स्किल्स, postural movements as well. For example, अब ये पैराग्राफ सुने. Writing the letters of alphabet, drawing a diagram, passing a football, using the vocal cords in talking, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, and singing, and using the eye muscles when looking at an object are few examples where the basal nuclei influence the skilled cortical motor activities. So these are all list of very important activities which are supposed to be dependent on the basal nuclei. Destruction of the primary motor cerebral cortex. अगर primary cerebral cortex को motor cortex को destroy किया जाए, suppose in experimental animals, then performing fine discrete movements of the hands and feet on the opposite side of the body is affected. However, the individual is still capable of performing the gross crude movements. लेकिन अगर corpus striatum को destroy कर दिया जाए तो बाकी की सारी movement भी खत्म हो जाती हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि जो basal ganglia है इनका एक बहुत important role है. बेसिकली जो भी voluntary movement body की हो रही है, अगर किसी वजह से corpus striatum या basal ganglia के different parts destroy कर दिए जाएं तो वो सारी movements खत्म हो जाती हैं. Okay, the basal nuclei not only influence the execution of a particular movement of, say, the limbs, but also help prepare the movements. This may be achieved by controlling the axial, girdle movements of the body and positioning. So basically इस पूरे पैराग्राफ में बात ये लिखी हुई है कि all the motor movements of the body, all the postural movements of the body, all the skilled movements that we do, they are basically dependent on the basal ganglia. So this is the function that is actually known about basal ganglia. इससे ज़्यादा की कहानी पता भी नहीं है. Okay, so that's all about this very important chapter. देखो आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि जब हम वर्ड बेसल गैंग्लिया यूज करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब क्या है. इसका बेसिकली मतलब है तीन चीजें. नंबर 1 इज द कॉर्पस स्ट्राइएटम, नंबर 2 इज द एमिग्डालॉइड न्यूक्लियस, नंबर 3 इज द क्लोस्ट्रम. ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं बेसल गैंग्लिया. फिर कॉर्पस स्ट्राइएटम के दो पार्ट्स हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस. फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के फर्दर दो पार्ट्स हैं, लेटरल पार्ट है प्यूटरमैन और मीडियल पार्ट है ग्लोबस पैलिडस. ग्लोबस पैलिडस main efferent part. So that sort of thing, or different afferent and efferent pathways, you should know these pathways by heart, and this is a good diagram to remember the pathways. यहाँ मैंने एक corticostriate की example बताई थी जिसमें cortex से fibers आ रहे हैं और corpus striatum तक जा रहे हैं. So that's one example. Here is another example. For example, this is the thalamus. Thalamus से fibers जा रहे हैं towards the caudate nucleus.
thalamostriate pathway. So you see, that's how the names are fixed. Thalamostriate pathway. So do read this diagram. Try to striato-niagral pathway. So this is coming from the corpus striatum towards the midbrain, substantia nigra. So striato-niagral pathway. Nigrostriatal pathway from the substantia nigra towards the corpus striatum. So nigrostriatal pathway. Striato-nigral pathway again from the corpus striatum, chordate nucleus of corpus striatum to the substantia nigra. So this diagram, study, spend some time on the diagram, try to understand. You see one important thing कि जो spinal cord है उससे जो pathway आ रहे हैं इस पूरे सिस्टम का, पूरे बेजल न्यूक्लियाई के सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड के सिस्टम के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट. सो बेसिकली ये जो पूरा बेजल गैंग्लिया का सिस्टम है, इट इज मोर सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्शन विद इन द ब्रेन, not directly interacting with the spinal cord. Okay, so that's all about this chapter. आपसे मुलाकात होगी न्यूरो एनाटॉमी के अगले चैप्टर में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.